प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे संघर्ष को समाप्त करने के लिए दोनों देशों से समाधान निकालने पर बल दिया। उन्होंने शांति स्थापित करने के लिए हर संभव तरीके से योगदान की भारत की इच्छा दोहराई। प्रधानमंत्री मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के बीच कीव में प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक संपन्न। द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए कृषि और सामुदायिक विकास सहित विभिन्न क्षेत्रों के 4 समझौतों पर हस्ताक्षर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के विकास पर प्रकाश डाला। नेपाल में भारत से यात्रियों को ले जा रही एक बस के नदी में गिरने से 27 लोगों की मौत। शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्कूल सुरक्षा और संरक्षा दिशा निर्देश 2021 को लागू करने के निर्देश दिए। और सैफ अंडर-20 फुटबॉल चैंपियनशिप में भारत मालदीव को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचा। समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यूक्रेन और रूस को दोनों देशों के बीच चल रहे संघर्ष को हल करने के तरीके खोजने होंगे। उन्होंने आश्वासन दिया कि भारत शांति लाने के लिए सभी प्रयासों में मदद के लिए तैयार है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ वार्ता के दौरान श्री मोदी ने कहा कि भारत ने शांति प्रयासों के लिए योजना बनाई है। भारत का दृष्टिकोण जन केंद्रित रहा है। उन्होंने कहा कि भारत संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन करता है। हाल ही में रूस यात्रा पर प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी भी समस्या का समाधान कभी भी युद्ध से नहीं होता है। समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही निकलता है। समाधान का रास्ता बातचीत से ही निकलता है, डायलॉग से निकलता है, डिप्लोमेसी से निकलता है और हमने बिना समय गंवाए उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। दोनों पक्षों को साथ बैठ करके इस संकट की घड़ी से बाहर निकलने के रास्ते तलाशने होंगे। शांति की ओर आगे बढ़ने के मार्ग पर विशेष रूप से चर्चा करना चाहूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि शांति के हर प्रयास में भारत अपनी सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी ने युद्ध के प्रारंभिक चरण के दौरान भारतीय नागरिकों और छात्रों को निकालने में मदद के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति का आभार व्यक्त किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि भारत हर संभव मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है। ऐसे संकट की घड़ी में बहुत सारी रिक्वायरमेंट रहती है, जिन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए भारत ने हो सका उतना एक मानवीय दृष्टिकोण को केंद्र में रखते हुए पूरा करने का प्रयास किया है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मानवीय दृष्टिकोण से भी जिस प्रकार की मदद की आवश्यकता होगी, भारत हमेशा हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा और 2 कदम आगे चलेगा। आज यूक्रेन के कीव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक हुई। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी आयामों पर चर्चा की और आपसी हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचार किया। इस दौरान 4 समझौते हुए। यूक्रेन में सामुदायिक विकास परियोजनाओं, औषधि नियंत्रण मानकों, सांस्कृतिक आदान प्रदान और कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए समझौते हुए। यूक्रेन में मानवीय सहायता के लिए भारत का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा की। दोनों पक्षों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में व्यापक सुधार का आह्वान भी किया। प्रधानमंत्री की यात्रा पर विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि दोनों नेताओं ने यूक्रेन संघर्ष पर चर्चा की। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत का मानना है कि समाधान खोजने के लिए दोनों पक्षों को एक दूसरे के साथ जुड़ने की जरूरत है। Bilateral cooperation to trade, to commerce, to education. We signed 4 agreements today. One was in regard to community development projects in Ukraine. One was in regard to drugs control standards and harmonization. One was on cultural exchange and the 4th one was agriculture. इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी विशेष ट्रेन से पोलैंड से कीव पहुंचे। कीव में भी श्री मोदी और श्री जेलेंस्की ने कीव में राष्ट्रीय इतिहास संग्रहालय में बच्चों को समर्पित मार्टिरोलॉजिस्ट प्रदर्शनी का दौरा किया। ये प्रदर्शनी युद्ध में मारे गए मासूमों की स्मृति में लगाई गई है। यहां पर श्री मोदी ने बच्चों को द्रवित हृदय से स्मरण करते हुए उनकी स्मृति में एक खिलौना रखा। श्री नरेंद्र मोदी ने कीव में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। 1992 में यूक्रेन के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित होने के बाद से किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यूक्रेन की ये पहली यात्रा है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और अमेरिका स्वाभाविक सहयोगी हैं और साथ मिलकर वे दुनिया में शांति, समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित कर सकते हैं। वाशिंगटन डीसी में प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए उन्होंने इस बात पर बल दिया कि भारत और अमेरिका का मजबूत साझेदार बनना तय है और ये सहयोग बढ़ रहा है। रक्षा निर्यात के बारे में रक्षा मंत्री ने कहा कि ये अब 21,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। हाजी सुनती हो, आशा दीदी से क्या बात हुई? उन्होंने मुन्नी को दस्त से बचाने का उपाय बताया। क्या बताया? 6 महीने तक उसे सिर्फ माँ का दूध पिलाना है। 6 महीने बाद उम्र के अनुसार संपूर्ण पौष्टिक आहार खिलाना है। 5 साल तक हर 6 महीने में विटामिन ए पिलाना और याद से रोटा वायरस और खसरा का टीका सही समय पर लगवाना है। बहुत बढ़िया। दस्त के विरुद्ध हम है तैयार, क्योंकि साथ है रक्षा, रोकथाम और उपचार। अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी से संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने न केवल अंतरिक्ष के क्षेत्र में बल्कि देश के सामाजिक आर्थिक विकास में भी अमूल्य योगदान दिया है। नई दिल्ली में देश के प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने कहा कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में प्रगति से स्वास्थ्य, परिवहन, पर्यावरण, ऊर्जा सुरक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी और कई अन्य क्षेत्रों को लाभ पहुंचा है। भारत के स्पेस प्रोग्राम का उद्देश्य अंतरिक्ष के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करते हुए देश का सामाजिक और आर्थिक विकास करना है। आज के इस आयोजन के विषय टचिंग लाइफ व्हाइल टचिंग द मून, इंडिया स्पेस सागा भी इसी उद्देश्य से जुड़ा हुआ है। स्पेस एक्सप्लोरेशन ने मनुष्य की क्षमता को बढ़ाया है, मानव की कल्पना को यथार्थ में बदला है, ब्रह्मांड के रहस्यों से पर्दा उठाया है। स्पेस एक्सप्लोरेशन रोमांचकारी होने के साथ साथ एक चुनौती भरा कार्य भी है। इस अवसर पर अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र को अतीत की बेड़ियों से मुक्त किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भारत के पहले राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर एक ई पत्रिका सपनों की उड़ान का लोकार्पण किया। ई पत्रिका में देश भर के छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों द्वारा योगदान की गई कविता, निबंध, कहानियां, उपन्यास और पहेलियों का मिश्रण है। शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्कूल सुरक्षा दिशा निर्देश 2021 लागू करने का निर्देश दिया है। दिशा निर्देश मंत्रालय के स्कूल शिक्षा साक्षरता विभाग द्वारा बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम पॉक्सो दिशा निर्देशों के अनुरूप विकसित किए गए थे। इनमें सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की सुरक्षा को लेकर स्कूल प्रबंधन की जवाबदेही तय करने के प्रावधान हैं। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार किसानों की आय दोगुनी करने तथा फसल उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री चौहान ने पटना में किसान संवाद के दौरान किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों से संबंधित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सभी संकल्प पूरे किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड से सस्ते ऋण उपलब्ध कराए जा रहे हैं और न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित किया गया है। खेती में आय दुगनी करने का अभियान प्रधानमंत्री जी का संकल्प और तो पहली चीज है उत्पादन बढ़ाना। पर एकड़ या पर हेक्टर या पर बीघा उत्पादन कैसे बढ़े, और उत्पादन बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी चीज है अच्छे बीज। मक्के के क्षेत्र में क्रांति हो रही, उत्पादन बहुत अच्छा है लेकिन और संभावना है। हर फसल के बीज, चाहे वो फल हो, सब्जी हो, अनाज हो, दलहन हो, तिलहन हो, बीज चाहिए, बीज मूल है। गुजरात सरकार ने जुलाई में बारिश से प्रभावित किसानों के लिए 350 करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की है। कृषि मंत्री राघवजी पटेल ने विधानसभा में कहा कि नुकसान आकलन सर्वेक्षण के अनुसार तेज बारिश से 9 जिलों के 45 तहसीलों में 4 लाख हेक्टेयर से अधिक कृषि और बागवानी फसलों को नुकसान हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने एमबीबीएस डॉक्टरों के पंजीकरण के लिए आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर पोर्टल का लोकार्पण किया।
श्री नड्डा ने कहा कि ये पोर्टल देश के सभी एलोपैथिक पंजीकृत डॉक्टरों के लिए एक व्यापक डेटाबेस होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण भारत को डिजिटल रूप से मजबूत बनाना है और ये स्वास्थ्य तंत्र को डिजिटल बनाकर ही संभव है। श्री नड्डा ने कहा कि सरकार पैरामेडिकल और अन्य स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के लिए भी ऐसा ही रजिस्टर पोर्टल शुरू करेगी। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि भारत की आत्मनिर्भरता की राह में मुंबई की महत्वपूर्ण भूमिका है। केंद्रीय मंत्री ने मुंबई बंदरगाह प्राधिकरण की कई परियोजनाओं के उद्घाटन के अवसर पर ये बात कही। उन्होंने पीर पाऊ में तीसरा रसायन प्लेटफॉर्म और जवाहर द्वीप पर तट संरक्षण परियोजना की आधारशिला भी रखी। कार्यक्रम में मुंबई बंदरगाह प्राधिकरण ने उत्सर्जन प्रबंधन, कार्बन कटौती प्रबंधन और बंदरगाह तथा जहाजरानी अभियानों की सुरक्षा से संबंधित कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस पर देश की एकता और सुरक्षा को खतरे में डालने का आरोप लगाया। श्री अमित शाह ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र का जिक्र करते हुए कांग्रेस पार्टी और उसके नेता राहुल गांधी से सवाल किया कि क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर के लिए अलग झंडे के वादे और अनुच्छेद 370 और 35A को बहाल करने के फैसले का समर्थन करती है, जिससे जम्मू कश्मीर को अशांति और आतंकवाद के युग में वापस धकेल दिया जाएगा। नेपाल में आज दोपहर एक बस दुर्घटना में 27 लोगों की मृत्यु हो गई। इनमें 24 यात्री थे और बस के 3 कर्मचारी शामिल हैं। घायल यात्रियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये बस पोखरा से काठमांडू जा रही थी। पुलिस ने कहा कि बस में लगभग 40 भारतीय नागरिक यात्रा कर रहे थे। घटनास्थल पर 10 गोताखोरों की एक टीम तैनात की गई है। सेना और पुलिस की टीमें बचाव अभियान में जुटी हैं। नेपाल सरकार ने कुछ शर्तों के साथ सोशल नेटवर्किंग साइट टिकटॉक के उपयोग की अनुमति देने का फैसला किया है। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग के अनुसार बृहस्पतिवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में टिकटॉक पर प्रतिबंध हटाने का निर्णय लिया गया है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के निर्देश के बाद ये प्रस्ताव तैयार किया था। सरकार ने नवंबर 2023 में टिकटॉक पर ये कहते हुए प्रतिबंध लगा दिया था कि टिकटॉक के इस्तेमाल से सामाजिक बुराइयों को बढ़ावा मिलता है। मौसम विभाग ने रविवार को त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम मध्य प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। अगले 3 दिन के दौरान मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मेघालय और मिजोरम में तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने सप्ताह के दौरान केरल, माहे, तटीय दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, लक्षद्वीप, तटीय आंध्र प्रदेश, यानम, उत्तराखंड और पूर्वी राजस्थान में व्यापक या हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान लगाया है। इस बीच दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में आज मध्यम से तेज बारिश हुई। भारत सैफ अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। नेपाल के काठमांडू में आज खेले गए रोमांचक मुकाबले में भारत ने मालदीव को 1-0 से हराया। मंगलेनथांग किपगेन ने एकमात्र गोल कर भारत को जीत दिलाई। इस जीत के साथ ही ग्रुप बी में भारत शीर्ष पर पहुंच गया है। सेमीफाइनल में सोमवार को भारत का मुकाबला ग्रुप ए के उपविजेता बांग्लादेश से होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 25 अगस्त को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 113वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे संघर्षों को समाप्त करने के लिए दोनों देशों से समाधान निकालने पर बल दिया। उन्होंने शांति स्थापित करने के लिए हर संभव तरीके से योगदान की भारत की इच्छा दोहराई। प्रधानमंत्री मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के बीच कीव में प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक संपन्न। द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए कृषि और सामुदायिक विकास सहित विभिन्न क्षेत्रों के 4 समझौतों पर हस्ताक्षर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के विकास पर प्रकाश डाला। शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्कूल सुरक्षा और संरक्षा दिशा निर्देश 2021 को लागू करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।